टॉपिक क्या है भाई? अब यहाँ क्या हो रहा है, ये बना रहा है ऑडिट की रिश्तेदारी। समझ रहे हो क्या बता रहा है ये? भाई ऑडिट है तो ऑडिट करने के लिए तुम भी समझे होगे, ऑडिट हम किसका करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या क्या चीजें। तो ये ऑडिट करने के लिए हमको और भी डाइवर्स चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, करेक्ट? भाई यस सिर्फ ऑडिट का नॉलेज ले लिया और अकाउंट्स नहीं आता तो गए। भाई मुझे डेबिट क्रेडिट पता नहीं, फिक्स्ड एसेट खरीदने की जगह बेचने की एंट्री हो गई है, तो मेरे को यस अकाउंट्स आता ही नहीं, मैं ऑडिट करके आ गया, हाँ हाँ ठीक दिख रहा था, सब किया हुआ था। भैया तूने को अकाउंट्स नहीं आता था, तूने उल्टा कर दिया। हाँ समझ रहे हो? तो यस सर इसलिए क्या होता है, ऑडिटिंग के लिए बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके साथ रिलेशनशिप है उसका, और जिसका हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुमको ये बताया मैंने, अकाउंट्स का बताया। अब जैसे मान के चलो क्या होता है, मैंने अभी बताया लॉ, कंप्लायंस, पीएफ, वीएसआईसी, सैलरी, टीडीएस, सारी चीज हम देखते हैं। आखिरी में हम टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, एडवांस टैक्स पटवाते हैं, करते हैं। अब ये समझो कि हमने एडवांस टैक्स पटवा दिया, या कोई भी चीज है, कोई भी चीज करनी है, तो हमें क्या है वो टैक्सेशन लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, अलग अलग कंप्लायंस के लिए जो भी लॉज हैं, लेबर लॉ, हर चीज का हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लॉ का नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे जान जाएंगे कि क्या करना है? तो ऑडिटिंग के लिए एक चीज की जरूरत पड़ी, अकाउंट लॉ की। अकाउंट अकाउंट्स की, और दूसरा क्या पड़ा अकाउंट्स जरूरत? एंड लॉ। लॉ लॉ की। ठीक है, अब मान के चलो भाई, जैसे कि एक पहली चीज क्या हुआ, अकाउंट्स, दूसरा क्या हुआ, लॉ। लॉ लॉ अच्छा तीसरा एक चीज बताओ, जैसे मान के चलो हम वहां बहुत लोगों से मिलते हैं भाई। जैसे कंपनी का तुम ऑडिट बोलोगे तो कैसे होता है, जब हम जाते हैं तो वहाँ अलग अलग हायरार्की में मैनेजमेंट होती है, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, अकाउंट्स हेड होता है, अकाउंट्स एसोसिएट होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, सीनियर अकाउंटेंट होते हैं। हमें पूरी टीम से डील करना होता है। अब कई जगह लोग ढीठ भी होते हैं कि नहीं ढीठ? भाई हम गए, उनका ईगो हट हो रहा है, साला हम नहीं कर पाए तू ऑडिट करेगा, हमारे काम को ऑडिट करेगा। ईगो तो सबका होता है ना, बैंक में कभी कभी होता है, बैंक ऑडिट में कई बार कई बैंक मैनेजर्स बहुत अच्छे से भी रखते हैं, और कई बार कई लोग बहुत ढीठ भी निकलते हैं। सो वी हैव टू यूज आवर स्किल टू एक्नॉलेज देम। उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो हम नॉलेज चाहिए, जो ह्यूमन बिहेवियर का, उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइंस। मतलब क्या हुआ है इसमें, अपन क्या देखते हैं कि भाई ह्यूमन बिहेवियर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो हमको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हमें जो वहां मिलेंगे, हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उनको अपने भरोसे में लेंगे, कैसे उनसे डील करेंगे। कोई चीज अगर वो नहीं निकलवा रहे हैं तो हम कैसे उनको भरोसे में लेकर निकलवाएंगे, या कोई चीज मदद लेंगे उनकी। समझ रहे हो भाई? तुम एक कंपनी में जा रहे हो, बिना उनके मदद के कोई चीज तुम नहीं कर सकते, करेक्ट है? तुम खुद जाके बोलोगे लाओ मैं निकाल लूंगा सब, जब तक उसका पर्टिकुलर आदमी ऑथोराइज नहीं करेगा तब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। बाद में तुम्हारी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। ठीक है, अब हम रिपोर्ट उसका भले खराब, भले हम बोलेंगे कि अरे यार हम रिपोर्ट खराब कर देंगे, बट वो उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, तो हमें अलग अलग लोगों से मिलने के लिए अलग अलग टेक्निक लगानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा चौथा चीज भाई, आ, जैसे मैंने कल तुम लोगों को एक चीज बोला था, सैम्पलिंग। हाँ 1200 में मैंने 10 ले लिया स्टेट था, खाली है। नानक ने तुरंत बोला सर 1200 में 10 कैसे लिए? क्या हुआ, ये मैथ्स इन्वॉल्व हुआ इसमें, कि भाई मैं एक डिसेंट परसेंटेज लूं, कि मैं कितनी सैम्पलिंग करूंगा, कितना उसको मैनेज करूंगा, और प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि रिस्क कितना है, डेविएशन कितना है। आगे पढ़ोगे रिस्क, डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब होता है,
कि हमने कितना जो ज्यादा सोचा था डाइवर्ट है, कि हाँ जी, कितना फैला हुआ है वो चीज, मतलब से जो नहीं आया है नहीं, आंसर वो कितना फैला हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन बोल सर रहा हूँ कितना मैं, चेंज है हुआ है? अच्छा वो डिस्पर्सन है, सॉरी वो डिस्पर्सन है। डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मैं डेविएशन बोला। डेविएशन का मतलब ऐसा है कि भाई मैं सोच रहा था कंपनी का जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो ऐसी होगी, लेकिन मैं जब ऑडिट करते करते पहुंचा तब मैं ये देखा कि नहीं यार, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो मेरा क्या हुआ, जो मैंने रिस्क एसेस किया हुआ था वो डेविएट हो गया, कि नहीं रिस्क मैंने कम सोचा था वो ज्यादा हो गया। आगे अपन इसको सर मीन डिटेल में पॉइंट पढ़ेंगे से जब कितना अपन चेंज पढ़ेंगे होता है ना? हाँ जी, सर मीन पॉइंट से कितना चेंज होता है उसी को डेविएशन बोलते हैं हाँ ना? बस। तो वैसे ही, तो हम डेविएशन कैलकुलेट करना है, हमें कुछ करना है, तो इसके लिए क्या इन्वॉल्व हुआ, मैथ। तो मैथमेटिकल नॉलेज भी हमें जरूरी है, करेक्ट। पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या हुआ भाई, आ रहा है समझ में सबको, एक क्या हुआ, अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस हेडिंग देखो अभी। एक क्या हुआ, अकाउंट्स, एक हुआ लॉ, एक हुआ बिहेवियरल साइंस, एक हुआ मैथ्स। अब क्या क्या बचा है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डाटा प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन। चलो बताओ इकोनॉमिक्स क्या हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, समझना एक चीज, भाई सुन रहे हो सब। हाँ सर, यस सर। अब मान के चलो मैं कोई कंपनी में ऑडिट करने गया, एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रोन उड़ाने वाली कंपनी है, ठीक है, ड्रोन ड्रोन वोन बनाती है वो, ठीक है। अब ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, मतलब अब मेरे को ड्रोन बनाने वाली कंपनी का अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरा एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पर मैं ऐसे मैंने सीखा हो कि इनका परचेज कैसे होता है, इनका प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, इनका बनता कैसे है, इनका फाइनेंशियल कैसे होते हैं इनके, मतलब क्या बोलेंगे उसको, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो उनके यहाँ है, कि भाई हायरार्की कैसी है, उनका प्रोसेस कैसा है, परचेज कैसा होता है, सेल कैसा होता है, वेंडर कैसे हैं, कोई बीच में लूप होल तो नहीं होता है, समझ रहे हो। तो वो यस। क्या हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अपन जो ओवरऑल कंपनी का एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका अपने को बेसिक नॉलेज हो, ये एक्सपेक्टेड है ऑडिटर से, ठीक है। यस। अब आता है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ ही रहे हो तुम, अभी जाके भी पढ़ोगे सौरभ सर से। सौरभ सर फिजिकल कब तक पढ़ा रहे हैं, सर कल तक। कल तक। मजा आ रहा है सौरभ सर का, हाँ कल जा रहे हैं वापस। आओ कल चल देंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है भाई, तुम अभी देख रहे हो, रेशियो निकालना है, कॉस्टिंग का वो निकालना है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना ओवरऑल कॉस्ट लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये ऑडिटर के काम की है कि नहीं है बताओ, हम्म। ऑब्वियसली है है। सर। भाई हमें आखिरी में बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है या किसी की भी बैलेंस शीट होती है, उसमें हमें रेशियो भी देना होता है कि जीपीएनपी रेशियो कितना है, पिछले साल से सेल कितना बढ़ा, या करंट एसेट का क्या रेशियो है, करंट लायबिलिटी का क्या रेशियो है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो ये सारी चीजें ऑडिटर के लिए जरूरी है, गेटिंग इट। यस सर। तो छह चीज क्या क्या हुई, अकाउंट्स, लॉ, मैथ, मैथ, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, और ये एफएम का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग। वो तो ठीक बता है। ही नहीं है हमको। हाँ जी, सब पूछे डाटा थे ना प्रोसेसिंग अभी कहाँ पढ़ा है हमें, सर? वही। 6 तो याद कर लेने से क्या जाता है? नहीं तो तुमने छह बोलो ना, छह सात बोल दिए तुम, नहीं सॉरी, छह में जो मैंने एक पढ़ाया होगा वो मिस कर दिया तुमने, अभी जो छह पढ़ाया वो बोलो। बिहेवियर बोलो साइंस तो। भूल गया। क्या बोले, बिहेवियर साइंस। हाँ
तो 6 पॉइंट हो गया। अब आते हैं डाटा प्रोसेसिंग में। तो जैसे क्या होता है, आजकल कंपनी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। अब जैसे क्या होता है, आजकल जो भी बड़ी कंपनी है वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करती है, हर चीज के लिए ऑटोमेशन है। तो अपन क्या करते हैं कि ऑटोमेशन की वो देखते हैं कि कोई इंटरनल में जो इंटरनल कंट्रोल है कंपनी का, या जो ऑटोमेशन प्रोसेस है उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? कमी। करेक्ट। कमियां। डेफिशिएंसी मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को डेफिशिएंसी वर्ड से? नहीं 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 तो सर। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई कमी तो नहीं है। तो अपन ये देखेंगे कि भाई कंपनी अपना जो जो भी डाटा प्रोसेसिंग उसका ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें कोई कमी तो नहीं है। पता चल रहा है कि हम ऑटोमेशन सिस्टम में किसी की सैलरी अकाउंट कोई एम्प्लॉय है जो छोड़ चुका है, लेकिन हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में अभी तक उसको लेफ्ट नहीं दिखाया गया है, उसको अभी भी सैलरी जा रही है। नहीं हो सकता है ना, वो तो मशीन है, तुम जितना उसको कमांड दोगे उतना वो काम करेगा, खुद डिटेक्ट तो करेगा नहीं। तो हाँ। हो सकता है कभी ऐसा हुआ कि यार एम्प्लॉय आपके यहाँ 51 है, ये 50 है या 51 लोगों को सैलरी जा रही है, तो अपन चेक करेंगे यार कौन है किसको सैलरी जा रही है, कौन है ये। ठीक है। या पता चल रहा है कि कभी कोई ऐसा कोई सिस्टम आ गया है या कोई एरर आ गया है जिसके कारण अपना जो पेमेंट है वो हमको ज्यादा दिख रहा है, सेल कम दिख रहा है, जो भी चीजें हैं। तो और हेलो हेलो हेलो, कौन कौन क्या बोल रहा है? वो काव्य का बैकग्राउंड वॉइस है। ओके ओके। तो समझ रहे हो इस चीज को कि डाटा प्रोसेसिंग जो सिस्टम है उसको भी हम ये देखेंगे। तो एक बार इसको देखो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता क्या है। एक बार ये एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसको समझोगे तब ये समझोगे कि डाटा प्रोसेसिंग में क्या बोला है। वैसे वन लाइन है, एमसीक्यू रिलेवेंट है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज ले लेने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में क्या देखेंगे? रिव्यू एंड इवेल्युएट ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वही हुआ कि ऑटोमेटेड सिस्टम जो है, कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम रिव्यू और इवेल्युएट करेंगे कि सिस्टम के अलावा हम सिस्टम ऑपरेशन और कंट्रोल, तीन चीज मैंने बोला था ना कि भाई ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या हुआ कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, ऑपरेशन मतलब मैंने सैलरी वाला जो एग्जांपल दिया, सिस्टम मतलब क्या हुआ कि कोई एरर तो नहीं है। गेटिंग इट? तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कंट्रोल है या फिर क्या है, ऑपरेशन है, उसको हम रिव्यू और इवेल्युएट करेंगे। क्या करने के लिए? कि डाटा की इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अपन पढ़े थे कि डाटा सही है या नहीं है, काइंड ऑफ। ठीक है। और उसकी सिक्योरिटी और उसकी एफिशिएंसी। भाई सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? अब मान के चलो मेरा एक एम्प्लॉय छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, या उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डिबग नहीं किए हैं। डिबग नहीं किए का मतलब अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किए, तो वो तो देख रहे हैं बढ़िया लॉगिन करके, हाँ क्या चल रहा है ऑफिस में, बढ़िया है, निकालो डेटा। तो ये सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुई? प्रॉब्लम हुई। गेटिंग इट? यस। समझ रहे हो ना? लिंक होता है ना, जो मैं लिंक करता हूँ, लिंक होता है ना, कहीं पर ऐसा लगे कि सर ये आप जो एग्जाम्पल बोले और जो आप बोले मेरा बुद्धि से उड़ गया, तो बोला करो। ठीक है, लिंक करते चलो। तो क्या बोलेंगे? इवेल्युएट क्या करेंगे अपन? ऑटोमेटेड प्रोसीजर और मैनुअल प्रोसीजर जो आईटी सिस्टम में। अब भाई कोई कंपनी में सारी चीजें ऑटोमेटेड है, कहीं में ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल है, कहीं पूरा मैनुअल है। तो जैसा जैसा जिस जिस कंपनी का जितना है तो उसको हम उस टाइप से मैनेज करेंगे। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या हुआ, समझे ना? देखो क्या है, ये जो डेफिनेशन है ना, है आईसीआई मटेरियल में कहीं पर, बट कभी पूछता नहीं है। लेकिन कभी उसका मन हुआ तो इतने को लिख देगा और बोलेगा क्या है बेटा ये। एग्जाम चार्ट ऑप्शन देगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनल सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब तुम पढ़े ही नहीं हो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है सर,
सर तो बना दिए वो लोग, समझ रहे हो? तो यस कोई भी चीज जो है वो इरिलेवेंट नहीं है। थोड़ी थोड़ी कहीं पर भी क्या है, आईसीआई का ऐसा है, किसी दिन मन हुआ तो वो ऐसा खेलता है, ऐसे उठाएगा बुक को, ऐसे ओपन करेगा, हाँ चल जो पेज ओपन हुआ, हाँ ये कभी नहीं पूछने लग रहा है, पूछ देते हैं। एक लाइन लिखा रहता है आईसीआई मटेरियल में, फाइनल में कई बार ऐसा होता है एक लाइन लिखा रहता है और उससे पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पे फेंकने का स्किल काम आएगा, हाँ फेंकने का स्किल काम आएगा वहां पे। ना 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 ना, वो फाइनल में पता चलेगा, फेंकने का स्किल नहीं है वो आईसीआई एक लाइन बोलती है, वी डू नॉट कंसिडर कि आईसीआई मटेरियल ही एक बेस है कि आपके एग्जाम में इतना ही आएगा। उसमें जो भी टॉपिक के हेडिंग भी लिखी हुई है, अगर हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो आप कहीं पढ़ लो ना। ये क्या बात हुई? सर तो फिर ऐसे तो तो दुनिया पड़ जाएगा हम लोगों क्या बोले? फिर तो दुनिया भर का कोर्स पढ़ना पड़ेगा सीए निकालने के लिए। देखो वो क्या होता है, पीछे पीछे सच्चाई ये भी है कि भाई 4-5 अटेम्प्ट में एक आध बार ऐसा वेरिएशन हो जाता है, अब उतना रिस्क तो रहता ही है। 10 नंबर का आ गया तो आ गया, 90 नंबर का पेपर बनाओ, तो और वही आपका छोड़ वैसे भी देंगे। पेपर 116 नंबर का है, 110 नंबर का है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। इसीलिए बोलते हैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडी मत करो, 100% कोर्स कवर करके जाओ, समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो तुम बच जाओ। चलो, तो समझ गए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या हुआ? यस सर। यस अब भाई प्रोडक्शन, ये फालतू प्रोडक्शन क्या हुआ? तो भाई बिजनेस का प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सबका समझ आना चाहिए तुमको। तो दुनिया का सारा समझ हमको होना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार कीवर्ड्स के साथ, ठीक है? एक बार आया था ये क्वेश्चन 6 नंबर का, जहां तक आया था 6 नंबर का कैसे आया था कि ये जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर रिलेशनशिप है, इसी को लिख के बोल दिया था कोई 3 या 4 एक्सप्लेन करो करके, ठीक है? और एक बार ऐसा हुआ था कि हेडिंग आया था ऑडिटिंग अकाउंटिंग एक्सप्लेन करो, ऑडिटिंग एंड आपका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो ऑडिटिंग का अकाउंटिंग के साथ, लॉ के साथ और बिहेवियरल साइंस के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब 2-2 नंबर के आएंगे, एक तो ऐसी 5-5 लाइन लिखा हुआ है, अब 2-2 नंबर के आएंगे तो तुमको 2-2 नंबर में वो लिखना पड़ेगा उतना सफिशिएंट, समझ रहे हो? तो इसलिए कीवर्ड्स को पकड़ते चलो। तो चलो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग देखेंगे कि क्या बोलता है। ऑडिटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना होता है, ठीक है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस, करेक्ट? हाँ तो भाई ऑडिटिंग हुआ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसीलिए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट कैसे करोगे अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता, प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल्स नहीं आते, या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते, फाइनल में इंड एस होता है वो नहीं आता, तो आप ऑडिट किस चीज का करोगे? तो इसीलिए साउंड नॉलेज, मतलब हल्का फुल्का भी नहीं, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, डीप नॉलेज होना चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर, करेक्ट? गेटिंग इट? अभिषेक भाई, विश्वजीत भाई, ओमकार भाई, यस सर यस सर। ओमकार भाई आपका चेहरा दिखा दो यार, हम देखे ही नहीं है, पूरा क्लास आपको देखना चाह रहा है। हाँ, तुम सो रहे थे भाई, नहीं सर सुबह 5 बजे उठा करो तुम, और सबको उठाया करो, मुझे भी ना। यस सर नहीं भाई सही मत उठा देना भाई, टेंशन हो जाएगा, ठीक है? तो बोलो ओमकार,
यस सर। कैमरा चालू से रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो क्या हुआ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, एक मिनट में तुमको बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेट ऑडिटिंग जो हुआ वो किसका हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट अकाउंटिंग है प्रोसेस है। अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ऑडिटिंग के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी है। अब अकाउंटिंग प्रोसेस को जानना मतलब क्या हुआ, नॉलेज ऑफ, साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। यस सर। यस तो सर। साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, समझ गए ये वाला। तो इसमें यस सर। कीवर्ड्स पकड़े कि अपने को सीक्वेंस कैसे हुआ, ऑडिट। ऑडिट क्या है, किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब जो ऑडिटिंग है वो क्या कंसर्न किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज रिक्वायर्ड, गेटिंग इट। तो इसमें यस सर। 4 लाइन है, लेकिन चारों लाइन एकदम बढ़िया है, याद होनी चाहिए, करेक्ट। अच्छा, मैं तुम लोगों को कल यार बुक नहीं शेयर कर पाया, थोड़ा सा मैं कहीं चल दिया था, तो बुक में तुम लोगों को आज आज शेयर कर दूंगा बाय नून, पक्का है। ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का। और अभिषेक और विश्वजीत, सीएमए में शायद, जहां मैं देख नहीं पाया हूं आज, ये जो टॉपिक है ना बिहेवियरल साइंस वाला, शायद नहीं है, लेकिन अच्छा है, नॉलेज के लिए तो अच्छा ही है। तो इसको तुमको मैं बता दूंगा, स्किप कर सकते हो, वैसे बुक में आएगा तब देख लोगे। ठीक है, सर फाइनेंशियल ओके मैनेजमेंट भी सर। तो सीए का बुक से ही पढ़ रहे हैं। अरे ठीक है ना, मैं मतलब साथ में बताते चल रहा हूँ कि क्या हाँ चीज तुम्हारे में है क्या नहीं है, आगे क्या है। देखो, तुम्हारा 50 नंबर का ऑडिट है, इनका 100 नंबर का है, तो 50 नंबर के लिए अगर 100 नंबर जितना तुम आखिरी में पढ़ोगे तो एफिशिएंसी नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि तुम पढ़ो सब अभी, बट लास्ट के हिसाब से जब बुक आ जाएगी तो क्या है, तुमको सीएमए की बुक अलग से दूंगा मैं बना के, यस सर। चाहे तो सीए की भी दूंगा, सीएमए की भी दे दूंगा, ताकि तुम आखिरी में उसको फिल्टर करके पढ़ सको। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन आगे। क्या है आगे, क्या है आगे, लॉ, गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी। बिजनेस लॉ क्या, मैंने बताया ना, बिजनेस लॉ में क्या क्या आया, टैक्सेशन हो गया, कंपनी लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ हो गया। फाउंडेशन में पढ़े ना बिजनेस लॉ में क्या क्या आता था, है तो सर जितने भी, म्यूट है नानक, म्यूट है। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे तुम। हाँ सर, वही कॉन्ट्रैक्ट था, एलएलपी था, कंपनीज लॉ, पार्टनरशिप, सर सोगान एलएलपी। सब करेक्ट, कुछ है। तो बिजनेस लॉ, वेरियस टैक्सेशन लॉ का तुमको पता होना जरूरी है, ताकि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओ, यही मैंने भी समझाया। अब आया जाते हैं बिहेवियरल साइंस में, तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बताओ, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जानना जरूरी है, क्यों, ताकि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से डिस्चार्ज कर पाओ। तो तुम बोलोगे सर ह्यूमन बिहेवियर जान के मैं कौन सा ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो बोलेगा ऑडिटर के पास, वही मैंने बताया ना, ऑडिटर हैज टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पर्सन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज। करेक्ट है, मैंने एग्जांपल भी देके बताया तुमको कि कैसे ऑडिटर को अलग अलग लोगों से मिलना होता है और कितना उसको झेलना होता है। तो वो उसको क्या होना चाहिए, अच्छा एक ह्यूमन बिहेवियर। भाई मैं किसी को, जैसे अपन होता है ना कि ऑरा पहचानना बोलते हैं जिसको, जनरल जेनजी टर्म्स में, कि भाई ऑरा पहचान लिए हम उसका, हम जान गए कि आदमी है कैसा, तो हम उसको उस टाइप से डील करते हैं कि आदमी अगर प्लीजिंग है
तो थोड़ा हम उसे मीठा मीठा बोल के सर प्लीज सर, आदमी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो अपने काम से काम की बात रखो। तो दिस आर ऑल ह्यूमन बिहेवियर, गेटिंग इट। तो Okay. कब हो सकता है ये, जब लोगों के साथ बात, अलग अलग लोगों के साथ बात, जब तुम्हारे पास नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। करेक्ट। तब समझ में आ रहा है ना भाई। यस सर। एक तो क्या है, Yes, तुम sir. लोग ऐसी सुबह उठ के नींद में रहते हो, मेरे को Yes, ऐसे sir. देखते हो और मैं बोलते जाता हूँ, और अचानक से तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तुम लोग ऐसे देख रहे होते हो, तो मेरे को डर लग जाता है कि कहीं सब तो उड़ तो जितना नहीं भी हो गई। थोड़ा सुस्ती तो लगेगा ही। हाँ नहीं नहीं, ऑडिट है भाई, सुस्ती लगेगा, और सुबह तो थोड़ी ज्यादा लगेगी, इसीलिए मैं बोलवाता हूँ, लेकिन तुम लोग बोलते नहीं हो। बोलते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ताकि सुस्ती उड़ती है भाई। मेरे को भी शुरू में जब मैं क्लास में बैठा तब मेरे को भी हल्की हल्की सुस्ती लग रही थी, मैं इतना देर बोला सुस्ती उड़ गई। ठीक है। यस सर। अब भाई स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, तो क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, अभी मैंने बात की थी सैम्पलिंग की, ऐसे हाँ 530 में पढ़ेंगे अपन ये चीज को बहुत डिटेल में, सैम्पलिंग। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आपको नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होनी चाहिए, और मैथमेटिकल भाई। अब अच्छा, मैथमेटिक्स, और एक जगह मैं एग्जांपल देना इसका भूल गया था, इन्वेंट्री। अपन इन्वेंट्री काउंट करने जाते हैं, स्टॉक ऑडिट करने जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं। कल मैंने तुमको फिक्स्ड एसेट वाला वेरिफिकेशन वाला एग्जांपल दिया था। ये सब में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि तुम Yes, sir. फटाफट चीजों को ग्रास्प कर पाओ, चीजों को पकड़ पाओ, चीजों को जान पाओ। अगर तुमको जोड़ने में, अरे अच्छा 10,000, 10 का स्टेक ये है, 10 का स्टेक ये है, 10 + 10, तो वो बोलेगा सर आप ऑडिटर हो, ये हो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो हमें मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए, अच्छा मैथ्स होना चाहिए अपना, ताकि अपन वहां अपना इम्प्रेशन भी सही जाए और अपना काम भी फास्ट हो, एफिशिएंट हो। ठीक है। तो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और मैथमेटिक्स, ये दोनों का अपने को होना जरूरी है। और क्या करता है स्टैटिस्टिकल मेथड को, क्या के लिए यूज करता है, कल मैंने बताया था तुमको, जैसे सैम्पलिंग बोला, मैंने बोला क्या बोला, वो कोई साइंटिफिक मैनर से निकाला हुआ नहीं था 1200 में 10, करेक्ट। साइंटिफिक मैनर से निकाला हुआ होता, अगर मैं प्रोबेबिलिटी यूज करके उसमें प्रोबेबिलिटी लगाता, उसके बाद उसको निकालता, वो एक साइंटिफिक मैनर हुआ। मैंने क्या निकाला, हैफेजर्ड। आगे पढ़ोगे ऐसे 530 में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगे, 6 हो, जिसमें तुम पढ़ोगे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करके कैसे सैम्पलिंग करते हैं, विदाउट प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, हैफेजर्ड कैसे होता है, ब्लॉक क्या होता है, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो साइंटिफिक मैनर से निकाला गया उसको अपन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बोलते हैं, करेक्ट। और ऑडिटर, Yes. कल मैंने बताया भाई, अब मैं ट्रॉली है, अगर 1200 ट्रॉली है, तो 1200 ट्रॉली को अगर मैं एक एक चीज को चेक करने गया, तो मैं तो 1200 रुपये तो मेरे को मिल रहा है स्टॉक ऑडिट का। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, बेस्ट जो मेथड लगा के उसको वो करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं हर ट्रांजेक्शन नहीं वेरीफाई कर सकता, हर ट्रांजेक्शन नहीं चेक कर सकता मैं। ठीक है। क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा बल्क होता है, अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन चेक करने जाऊं तो वो सोचो साल भर में जो उन्होंने किया है उसको मैं 1 महीने में या धीरे धीरे मैं करने जाऊं तो नहीं हो सकता, करेक्ट। Yes, sir. गेटिंग इट ना। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वही फैमिलियर होना चाहिए ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट से, भाई कि उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या चीजें कितनी है, हमको समझ आना चाहिए। हम बैलेंस शीट देख के समझे कि हाँ यार लोन इनका बढ़ गया, या जो भी हुआ इनके हायरार्की कैसी है, हर चीज एक बेसिक ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल टेक्निक्स, वही मैंने बताया ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो, कैपिटल बजटिंग, ये सब देखेगा, फंड्स फ्लो, वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस, ये सब का नॉलेज, करेक्ट। कोई यस दिक्कत सर थोड़ी ना हो रही है इसमें, सब Yes, मैं sir. इसीलिए क्योंकि शुरू में समझा दिया हूँ करके बस पढ़ रहा हूँ ना। तो प्रोसीजर, ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए ताकि तुम ऑडिट इफेक्टिवली कर पाओ, समझ पाओ। रेशियो पता ही नहीं है तुमको, बोले करेंट रेशियो क्या होता है,
गूगल करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट क्या होता है बोले तो फट मतलब समझ में ही नहीं आया तुमको क्या हुआ, कह रहे करंट एसेट क्या होता है फिर ढूंढो, तो बोले नहीं 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 नहीं, तो तुमको नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोई बोले करंट रेशियो निकालो, तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, करंट एसेट में क्या आता है क्या नहीं आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, समझ रहे हो। यस सर। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या बोलता है, फाइनेंशियल मार्केट कंप्राइज स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोफेशनल ऑडिटर। वही अच्छा, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी पता होना चाहिए तुमको बोल रहा है ये। जैसे फाइनेंशियल मार्केट क्या हुआ भाई कि वही लोन वोन जो हम लेते हैं कि हाँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन हुआ, ये हुआ, और उसके अलावा जो हमारा शेयर्स है ये है वो है, सर बहुत सारी कैपिटल चीजें, मार्केट और valuation मनी of the मार्केट ना, हाँ जी, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट ना। हाँ कैपिटल मार्केट मनी मार्केट मतलब बहुत सारा एक ब्रॉड व्यू है फाइनेंशियल मार्केट का, मतलब उसमें तुम्हारा शेयर का वैल्यूएशन भी आ गया, स्टॉक मार्केट भी आ गया, उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं हाँ लोन वोन तुम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिए वो भी आ गया, मतलब हर चीज कि तुम्हारा जो फाइनेंस है, जो तुम्हारा जो एक्सपोजर है मार्केट पे उसका तुम्हारा पता ताकि हम बैलेंस शीट देख के हमको समझ में आए कि यार इसका तो लोन अनसिक्योर्ड लोन इतना ज्यादा है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना इतना इंटरेस्ट पटा रहा है, या इसकी वैल्यूएशन जो है वो पिछले साल से कम हो गई। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो फाइनेंशियल मार्केट के नॉलेज पे आती है। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि भाई आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा। करेक्ट, Yes. गेटिंग इट ना। तो एक हमने पढ़ा अकाउंट्स, एक हमने पढ़ा लॉ, एक हमने पढ़ा बिहेवियरल साइंस, एक पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, एक पढ़ा इकोनॉमिक्स, एक पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डाटा प्रोसेसिंग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। करेक्ट, हाँ सर। यस सर। यस ठीक सर। है। तो अब तुम सुनो, कॉपी में एक 2 पेज छोड़ के एक हेडिंग बना लो एसेस की लिस्ट की, ठीक है। एसेस का लिस्ट लिखवाएंगे, जैसे जैसे ऐसे होते जाएगा मैं एक लिस्ट लिखवाऊंगा, तो आपके पास एक सामने में मैं अपने से भी बना के देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से लिखी हुई चीज तुम्हारे हाथ की है, तो तुम लिख लो। तो वो क्या होगा, जैसे ऐसे 200 है तो मैं वो लिखवा के उसका नाम लिखवाऊंगा, ऐसे 210 होगा, सर ऐसे क्या है? ऐसे 210 होगा, 220 आएगा तो लिखवाते जाऊंगा। क्यों, कभी भी तुम जब आंसर कोट करोगे आगे आने वाले समय में, तो ऐसे 200 के जो क्वेश्चन होंगे अगर, तो ऐसे 200 के क्वेश्चन को चालू करने के पहले तुमको ये ऐसे और उसका नाम को कोट करना पड़ेगा। जैसे सर ऐसे ऐसे क्या है? पढ़ाऊंगा मैं स्टैट्यूटरी अभी, ऑडिट। जैसे ये ऐसे 200 है तो ऐसे 200 का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये पूरा नाम है उसका। ये वो वाला है, धमाल मूवी याद है, हाँ जो डब्लू। गोवा जाते जाते उसको नाम बताता है अपना। ओ वो मुत्तु तमिल। स्वामी सामू अय्यर ओ चिन्ना याद है स्वामी अय्यर वाला ना मुत्तु सर। स्वामी, वही है ये। तो ये मुत्तु स्वामी चिन्नू स्वामी को अपन क्या बोलेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे इसका। बताओ क्या होगा शॉर्टकट इसका। क्या, OOIACAA OOIACASA, SA क्या हुआ ये, ओयाकासा। बस करेक्ट, उया कासा। तो उया कासा को क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। करेक्ट। Yes. अच्छा गणेश, क्लास कितने बजे तक है, 7:30 है कि 7:45 है। नहीं सर, 7:30 है, फिर जाना है ना, 8:15 को क्लास है। अच्छा 7:30 है। हाँ
मेरे को यार 1 मिनट रुको, मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, सही सर में सही में सर 1 घंटे की क्लास गणेश होती है ना। मेरे को कल मैडम का मैसेज क्या आया? हाँ सर, 6:30 से फिर ये 8:15 में एफएम है ना, तो भागना पड़ेगा फ्रेश होके। ओके, मतलब कल से 15 मिनट और पहले करना पड़ेगा। सर ऐसा मत करिए सर। अच्छा, सो के तो आते हैं, फिर इतना आलसी लगते हैं ना, क्या बोले। एक महीने बाद रात के 1 बजे क्लास हो रही है। क्या वही ना, हुआ फिर 1 एक महीने बाद? ऐसा आएगा ना कि एक ही दिन में 2 क्लास हो जाएगा। सर इससे अच्छा आप रात का 11-12 बजे क्लास लेंगे ना, हम लोग एक्टिव रहेंगे इससे ज्यादा। नहीं भाई, फिर तू जब भाई माइंड नहीं, करता तेरे को जो कॉल करती होगी उसका क्या होगा? वही ना सर, वो सर रूठ चैट कर जाएगी। लेंगे, कॉल का क्या जरूरत है। वो बोलेगी यार मेरे टाइम में भी तुम यार ऑडिट पढ़ रहे हो यार, हैं? वही ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सीए को डेट नहीं करते। सर फ्यूचर तो सिक्योर हो रहा है ना। देख रहा है इसका भाई हिसाब किताब फ्यूचर में देख रहे जिसके तुम लोग? साथ रहना है वो तो सिक्योर हो करियर गई। बन रहे सर। हाँ हाँ सर फ्यूचर में जिसके साथ रहना है वो अनसिक्योर हो गई। हाँ हाँ, ठीक बात है। किसके साथ रहना है वो तो सिक्योर हो जाए, कहाँ रहना है वो भले मत हो। वही ना। वरना ड्रम में भर देगी। सर ऑडिटर बनने के बाद ये सब पे ध्यान नहीं देना है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं, देखते हैं, काम करते हैं। अगर ये टाइमिंग थोड़ा सा नहीं हो रहा ना, जैसे ये क्या हो रहा है, 1 ही घंटे का हो जा रहा है ना, तो एक एक टॉपिक हो रहा है। तो देखते हैं, या तो ऐसा करेंगे कि 1 घंटे अभी लेंगे, 12 बजे के बाद 1 घंटे ले लिया करेंगे। दिन का हाँ ऑडिट सर, भी चलेगा। शुरू, दिन की शुरुआत भी ऑडिट से, दिन का खत्म भी ऑडिट से, तुम्हारे जीवन में रंग आ जाएगा एकदम। बेरंग सही हो नहीं? जाएगा सर। चलो ला, देखते हैं, उसको बनाते हैं कुछ। तो चलो ठीक है, फिर इसको पे पॉज करेंगे। लेकिन इसमें समझ गए तुम? चलो लिखो, पहले लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो, चलो चलो लिखो। क्या लिखना है? लिखिए सर। लिखो लिखो, ऐसे 200, मतलब पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की हेडिंग डाल लो, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या हेडिंग डालोगे? अब इसका फुल फॉर्म नीचे में लिखो, इसके नीचे में ये फुल फॉर्म को लिखो। और इसके बाद इसके लिए तुम 2 पेज छोड़ना, जिसमें मैं पूरे स्टैंडर्ड्स की लिस्ट लिखवाते जाऊंगा। करेक्ट? और इसके यस बाद सर। अगले पेज में ऐसे 200 की हेडिंग डाल के रखना। ठीक है? तो जो जो टॉपिक हम ऐसे 200 के करते जाएंगे, वो टॉपिक का हम लिस्ट बनाते जाएंगे। समझ रहे हो कंपाइल कैसे होगा? तो हम अगर ऐसे 200 किए ना, तो उसमें अगर 4 टॉपिक होगा तो हम 4 टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे। मान के चलो ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर है, जैसे ये 2 पॉइंट है उसमें, तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पॉइंट्स, ताकि कभी भी आप कभी भी पढ़ना चालू करो तो आपको पता हो कि ऐसे 200 में 5 टॉपिक है, 210 में 6 टॉपिक है, 220 में इतने टॉपिक है। तो आपको एक कंपाइल होते जाएगा, और कभी भी रिवाइज करने में फटाफट टॉपिक देखो, बोलो, जो नहीं आता है खोलो। समझ रहे हो? तो एक दिमाग में चीजें बैठेंगी। समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे ही करना यस है। सर। ठीक है, तो इसको फिर ठीक है फिर यार, आज भी एक ही टॉपिक हुआ, देखते हैं इसको, मैं बात करता हूँ एक बार क्या टाइमिंग वेमिंग का, फिर अपन बनाते हैं। ठीक है, यस सर। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। टाटा बाय सर। सर। चलो बाय सर। बाय 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 बाय।